का हमास ने हमला किया तो भारत ने इसराइल का साथ दिया। इसको टेरर अटैक भारत ने कहा, इसकी निंदा की। लेकिन 2-4 दिनों के बाद ही भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है कि भारत फलस्तीन के साथ है। भारत फलस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिलाना चाहता है। उस मौके पर कायम तो एक वाज़ेह स्टैंड था कि जो ऑफिशियल स्टैंड होता है वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री का होता है। तो भारत फलस्तीन के साथ है, न कि इसराइल के साथ है। फिर भारत के वज़ीर आज़म ने भी किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जगह जगह पूरे भारत में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, फलस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहे हैं। तो भारत भी एक तरह से फलस्तीन के साथ ही है, लेकिन एक लोग इजराइल का समर्थन भी एक राइट फलस्तीन के निहत्थे लोगों को, बेगुनाहों को, बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि हम हमास को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, हमास कौन है? हमास फलस्तीन है। हमास कोई अमेरिका से आई हुई संस्था है या कोई यूनाइटेड नेशन के लोग हैं। आतंकी उनके कहने से नहीं होगा ना। दुनिया का 2-4 है जो उनको आतंकी मानता है, लेकिन बकिया कोई देश उनको आतंकी नहीं मानता। इजराइल को अब तक ये लग रहा था कि हम धीरे धीरे फलस्तीन के तमाम इलाकों पर कब्जा करते चले जाएंगे, ये फलस्तीनी घर खाली करते चले जाएंगे और ये हमारा मुकाबला नहीं करेंगे, हमें जवाब नहीं देंगे, हम जो चाहेंगे वही ये करेंगे। फिर भारत ने दोस्ती निभाई। शुरू में 7 अक्टूबर का हमला हुआ तो भारत ने उसकी निंदा की। उसके बाद फिर भारत ने फलस्तीन का भी साथ दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बातचीत की। अभी गजा पट्टी के लिए भारत ने अपनी मदद भेजी है और भारत के लिए फलस्तीन के हमेशा से ताल्लुकात रहे। जो पुरानी पॉलिसी भारत की, जिसके पास आर्मी है, जिसके पास टैंक है, जिसके पास जहाज़ है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन जो फलस्तीनी है तो वो निहत्थे अवाम है, उनके पास आर्मी नहीं है, उनके देश को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है अक़वाम मुत्तहिदा से। तो उसमें चंद लोग जो अपनी आज़ादी के लिए एक संस्था बना करके जंग लड़ रहे हैं, बल्कि इजराइल के हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। इजराइल और फलस्तीन के बीच लगातार जंग जारी है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर बात करेंगे मिल्लत टाइम्स के फाउंडर शम्स तबरेज काश्मीर जी से, और तमाम तरह से इन चीज़ों के जो है गहराई से इनके छानबीन कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, कई एपिसोड बनाकर अपने चैनल पर चला चुके हैं। जो इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसको तो लोग कह रहे हैं कि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये फ़लस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि इजराइल का निहत्थे फ़लस्तीनी अवाम पर हमला है, एक अटैक है, एक दहशतगर्दाना हमला इसको कह लीजिए। लड़ाई नहीं। लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ 2 मुल्क होता है, जो देश होता है, दोनों ताकतवर होते हैं, मतलब दोनों के पास एक आर्मी होती है, एक ज़्यादा ताकतवर होता है, कुछ कमज़ोर होता है। लेकिन यहाँ एक तरफ एक देश है इजराइल, जिसके पास आर्मी है, जिसके पास टैंक है, जिसके पास जहाज़ है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन जो फ़लस्तीनी है तो वो निहत्थे अवाम है, उनके पास आर्मी नहीं है, उनके देश को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है अक़वाम मुत्तहिदा से। तो उसमें चंद लोग जो अपनी आज़ादी के लिए एक संस्था बना करके जंग लड़ रहे हैं, बल्कि इजराइल के हमलों का मुकाबला कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को वापस लेना चाहते हैं। तो ये लड़ाई तो है ही नहीं, ये सीधे सीधे इजराइल का दहशतगर्दाना हमला है। नेतन्याहू इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द और आतंकवादी है और वो फ़लस्तीन के निहत्थे लोगों को, बेगुनाहों को, बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि हम हमास को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, हमास कौन है? हमास फलस्तीन है। हमास कोई अमेरिका से आई हुई संस्था है या कोई यूनाइटेड नेशन के लोग हैं। आतंकी उनके कहने से नहीं होगा ना। दुनिया का 2-4 है जो उनको आतंकी मानता है, लेकिन बकिया कोई देश उनको आतंकी नहीं मानता। अमेरिका चूंकि पावर सेंटर बनाना चाहता है इजराइल को अपना, तो वो आतंकी कहता है, इजराइल आतंकी मानता है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, जिसको अधिकार है किसको आतंकी करार देना है, किसको नहीं देना, उसका फैसला दुनिया पर नाफिज होता है। तो यूनाइटेड नेशन हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानती है। दूसरी बात यह कि हमास की हुकूमत है गजा पट्टी के इलाका पर, जिस पार्टी की रूल है वो हमास है। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका 2 विंग है, एक अस्करी विंग है अल-क़साम ब्रिगेड जो जंग लड़ रही है, जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। उसका दूसरा विंग है जो गजा पट्टी के इंतज़ाम को देखती है, मतलब म्यूनसिपलिटी का पूरा निज़ाम हो, या एजुकेशन का निज़ाम हो, या बिजली का निज़ाम हो, हॉस्पिटल का निज़ाम हो, जो कुछ भी एक सरकार के ज़िम्मे काम है। तो हमास वहाँ की सरकार में है, सत्ता में है। तो जो सत्ता में है, जिसको लोगों ने चुना है, वो ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं हुए। साल 2006 में वोटिंग हुई थी फ़लस्तीन अथॉरिटी में, और वहाँ जनता ने हमास को वोट दिया, उनको चुना। उन्होंने कहा कि हमास को हम पर रूल करना चाहिए। तो हमास एक चुनी हुई सरकार है, उसको दहशतगर्द कहने का कोई इख्तियार ही नहीं है। अब मसला क्या है कि अमेरिका अपनी दादागिरी करता है, हर जगह अपने
मन के मुताबिक वो निज़ाम चलाना चाहता है, तो जिससे उसको प्रॉब्लम होती है, जो उसके मुकाबले में सामने आता है उसको दहशतगर्द करके ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी हमास ने आकर के फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग शुरू की। इजराइल को अब तक ये लग रहा था कि हम धीरे धीरे फ़लस्तीन के तमाम इलाकों पर कब्जा करते चले जाएंगे, ये फ़लस्तीनी घर खाली करते चले जाएंगे और ये हमारा मुकाबला नहीं करेंगे, हमें जवाब नहीं देंगे, हम जो चाहेंगे वही ये करेंगे। और अब तक यही होता आ रहा था। 1956 में माफ कीजिएगा 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन की ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 56% हिस्सा इजराइल के लिए दे दिया यहूदियों को और 44% हिस्सा बचा फ़लस्तीनी मुसलमानों का। लेकिन इजराइल ने उतने पर भी इक्तफा नहीं किया, बल्कि जंग लड़ करके 1948 में जो फ़लस्तीनियों का जो हिस्सा अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया था उस पर भी इन लोगों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर 1967 में जंग करके हमला करके अच्छे खास एरिया को यानी गज़ा पट्टी पर भी कब्ज़ा कर लिया, वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा कर लिया, मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। तो अब इन लोगों ने सोचा कि ये तो धीरे धीरे कब्ज़ा करते जा रहे हैं। आप नक्शा देखेंगे कि 1947 का नक्शा था और 67 में इतना हो गया और फिर आजकल बिल्कुल पूरा फ़लस्तीन ही ख़त्म हो गया है। तो हमास 1947 में कायम हुई, इसलिए कायम हुई कि हमें अपना वतन वापस लेना है, अपनी ज़मीन वापस लेनी है, इजराइलियों को यहाँ से भगाना है। तो अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब अमेरिका ये चाहता है कि कोई भी इजराइल के खिलाफ जंग न लड़े, कोई भी आज़ादी के लिए जद्दोजहद न करे। और ये कोई अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया का वो तमाम मुल्क या दुनिया की वो तमाम ताकतें जो किसी मुल्क पर कब्जा करती है, किसी मुल्क में अपनी हुकूमत बनाती है, तो वो नहीं चाहती कि उस मुल्क की आवाम उसके खिलाफ बगावत करे, उसके खिलाफ जंग लड़े, उसके खिलाफ कोई कोशिश करे। और ऐसा कोई करता है तो उसको वो जालिम, बागी और दहशतगर्द करार दे करके उसको कुचल देने की कोशिश कर देता कि उनका जो इक़्तिदार मजबूत रहे। खुद हिंदुस्तान की मिसाल ले लीजिए, हिंदुस्तान पर ब्रिटिश एम्पायर ने तकरीबन 200 साल तक राज किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पहली बाज़ाब्ता लड़ाई हुई वो 1857 में। अब 1857 की इस लड़ाई को गदर का नाम दिया जाता है। गदर का नाम आप समझते हैं, एक बगावत, एक धोखा, या मतलब इक़्तिदार के खिलाफ धोखा करना या उनके खिलाफ बगावत करना। यही तारीख में टर्म है, हम लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसका मतलब है कि ब्रिटिश ने हमें दहशतगर्द कहा, जालिम कहा। दहशतगर्द की या टेरर की इस्तिलाह उस वक्त राइज नहीं थी, उस वक्त बागी कहा जाता था, जालिम कहा जाता था। आज उसी का नया वर्जन टेरर आ गया है। तो जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ 1857 की जंग की और पूरी प्लानिंग के साथ कि ये यहाँ से भाग जाए, इनको शिकस्त हो, लेकिन उनको शिकस्त नहीं हो सकी। जिन लोगों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, हालांकि उसमें भी ज़्यादा मुसलमान ही शरीक थे उस जंग में, तो यही लोग पकड़े गए, इनकी शहादत हुई। जगह जगह मुसलमानों का या स्वतंत्रता सेनानी जो थे, हिंदुस्तानी थे, इन सब का कत्ल किया गया। तो अंग्रेज़ों ने इसको बगावत का नाम दिया, गदर का नाम दिया और इनके खिलाफ उन्होंने एक तरह से फांसी के फंदे पर लटकाना आम कर दिया। तो जो कोई भी आज़ादी की लड़ाई लड़ता है उनका अंजाम होता है, जो सामने वाली ताकत होती है वो इनको बागी, दहशतगर्द करार देती है। तो वही हमास के साथ हो रहा है। भारत की भूमिका क्या, कैसे देखते हैं इस चीज में, दोनों की जंग, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में भारत की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत को अब 2 हिस्सों में, बल्कि मैं कहता हूँ 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए भारत को। एक भारत की सरकार है, एक भारत की राइट विंग जनता है, एक भारत का जो सेकुलर मिजाज रखने वाला तबका है। तो भारत की सरकार के ताल्लुकात चूंकि इजराइल से भी हैं और फिलिस्तीन से भी है, तो भारत की सरकार ने ताल्लुकात को गोलमोल रखने की कोशिश की है। इजराइल से भी भारत ने दोस्ती निभाई। शुरू में 7 अक्टूबर का हमला हुआ तो भारत ने उसकी निंदा की। उसके बाद फिर भारत ने फ़लस्तीन का भी साथ दिया, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फोन पर बातचीत की। अभी गज़ा पट्टी के लिए भारत ने अपनी मदद भेजी है और भारत के लिए फ़लस्तीन के हमेशा से ताल्लुकात रहे, जो पुरानी पॉलिसी भारत की, तो हमेशा भारत ने फ़लस्तीन का साथ दिया है। भारत की का ये मौक़िफ़ है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील होनी चाहिए। सबसे शुरू में ही भारत ने उसको मंजूर भी किया था और सारे लोग भारत के रहे। 1992 तक तो भारत का इजराइल से सफारती रिश्ता था ही नहीं। इजराइल का सफारत खाना भी भारत में 1992 तक नहीं था, ये सब 1992 के बाद हुआ है। तो भारत का फ़लस्तीन के साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक, और इसलिए भी चूँकि अरब ममालिक के साथ इन दोनों भारत के ताल्लुकात अच्छे बन रहे, रिश्ते अच्छे बन रहे, बिजनेस को लेकर के, दूसरे सेक्टर को लेकर के। तो इसलिए भी ज़रूरी है भारत के लिए फ़लस्तीन के साथ रिश्ता अच्छा बेहतर बनाना, और भारत ने उसको कायम रखा। अब देखिए कि जब पहले दिन यानी 7 अक्टूबर का हमास ने हमला किया तो भारत ने इसराइल का साथ दिया, इसको टेरर अटैक भारत ने कहा, इसकी निंदा की। लेकिन 2-4 दिनों के बाद ही भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका बाज़ाब्ता ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है कि भारत फ़लस्तीन के साथ है, भारत फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिलाना चाहता है, उस मौके पर कायम है। तो एक वाज़ेह स्टैंड था कि जो ऑफिशियल स्टैंड होता है वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता बल्कि
फॉरेन मिनिस्ट्री का होता है। तो भारत फलस्तीन के साथ है, न कि इजराइल के साथ है। फिर भारत के वज़ीर आज़म ने भी किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जगह जगह पूरे भारत में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, फलस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहे हैं। तो भारत भी एक तरह से फलस्तीन के साथ ही है, लेकिन एक लोग इजराइल के समर्थन भी एक राइट विंग तबका है जो कट्टरपंथी है, जो आरएसएस बजरंग दल से जुड़ा हुआ तबका है। तो ये वो तबका है कि हिंदुस्तान में कहीं भी, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कहीं भी किसी मुसलमान के साथ ज्यादती होती है, किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, कोई मुसलमान प्रॉब्लम में नजर आता है, तो इस पर इनको खुशी मिलती है, इनके दिल को तसल्ली मिलती है, इनकी आग ठंडी हो जाती है। तो इसलिए खुशियां मनाते हैं इजराइल को। अब इजराइल को ये क्यों सपोर्ट कर, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। जिस दिन 7 अक्टूबर को हुआ था तो ट्विटर पर लगातार ट्रेंड चल रहा था, इंडिया स्टैंड विद इजराइल, सारा राइट विंग तबका चला रहा था। एक स्पेस हुआ ट्विटर पर, मैं भी उसमें बोल रहा था। तो यही जहन में बार बार सवाल था, लोग पूछ भी रहे थे कि आखिर इजराइल का ये लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो यहूदी हैं वो मुसलमानों से ज्यादा करीब हैं, लेकिन यहाँ के ब्राह्मणों से या हिंदुओं से या किसी सनातन धर्म के मानने वालों से यहूदियों का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। वो पाप मानते हैं बिल्कुल, वो तो एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, वो तो हमारे हैं। थोड़ा सा हमसे डिफरेंस हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, हम भी नबी मानते हैं। जितने अंबिया किराम हैं, हजरत ईसा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उन तमाम को नबी मानते हैं, हम भी नबी मानते हैं। हमारा ईमान है कि हजरत मूसा और जितने उनके नबी हैं, जिनको अपने प्रोफेट कहते हैं, उनको हम नबी नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं रह सकते। जरूरी है तो तमाम, अब जरूरी का था कि जब आखिरी नबी आए तो उसको उन्हें भी नबी मानना था, लेकिन उन लोगों ने हसद में जलन में नहीं माना, उनके उलमा ने उनको मिसगाइड किया। इस वजह से वो यहाँ से हमसे अलग हो गए। इस्लाम में वो शामिल नहीं हो, लेकिन वो एक अल्लाह को मानते हैं, वो गाय का गोश्त खाते हैं, वो खतना कराते हैं, यानी कोई भी चीज इनकी मैच नहीं खाती है। वे नस्ल पर यकीन रखते हैं, वो अपने आप को सबसे बरतर कहते हैं। तो इनसे तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। मुसलमानों से तो उनका एक ताल्लुक है और हसद की लड़ाई है। वो चाह रहे थे कि जो आखिरी प्रोफेट हो वो हमारी नस्ल में आए, वो आगे हजरत इस्माइल की नस्ल में, यहाँ से उनको एक लड़ाई हो गई। तो ये लड़ाई है मुसलमानों से उनकी वजह, और हालिया मामला तो अलग है। तो इनका तो उनसे कुछ भी मैच नहीं खाता। तो ये जो उनका समर्थन कर रहे हैं बस इसी वजह से कि इनको मुसलमानों से प्रॉब्लम है, मुसलमान तकलीफ में है, मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, ये इनको खुशी दे रही है। कुछ दिन पहले यही लोग कह रहे थे कि हाँ, जो कुछ देश में जो हमारे लोग हैं वो आज फलस्तीन के साथ हैं, कल को अगर हमारी लड़ाई किसी देश के साथ हो जाए, पाकिस्तान के साथ हो जाए, तो ये लोग हो न हो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? अरे देश उनका कैसे हो गया? अगर हमारे देश की लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ या किसी के साथ, तो हमारी लड़ाई है ना। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम यहाँ के शहरी हैं, हम कोई भारत से आए हुए नहीं है। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे उनका तो नहीं पता, लेकिन मुसलमानों की तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि मुसलमानों ने हमेशा भारत को बनाया है, भारत की तामीर और तरक्की की है। हिंदुस्तान की अगर आज दुनिया भर में पहचान है, शनाख्त है, तो किसकी वजह से है? मुसलमानों की वजह से है। मुसलमान वाहिद कौम है कि अगर बाहर के भी मुसलमान यहाँ पर राज करने आए तो यहीं के होकर रह गए। वो अंग्रेजों की तरह बाहर से बैठकर भारत को लूट नहीं रहे थे, यहाँ का पैसा वहां लेकर के नहीं जा रहे थे। तो उनको ये कहना ही गलत है कि अगर हमारी लड़ाई हो गई किसी के साथ तो उनका साथ देंगे। ये तो उनके लिए कहा जा सकता है जो बाहर से आए हुए हैं, और बाहर से आए हुए वो हैं, उनका डीएनए मैच नहीं कर रहा है। जो मुसलमान है वो यहीं के शहरी हैं, और वो खुद अपनी भारत की आजादी के लिए पहले भी लड़ते रहे हैं, हमेशा लड़ेंगे, कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनसे पूछिए कि जरा वो इतिहास पढ़े, तारीख पढ़े कि जब अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई हो रही थी तो सामने कौन थे, मैदान को किसने संभाला था, सबसे ज्यादा फांसी किस कौम की हुई। उसमें नाम 90% मुसलमानों का आएगा, 10% उनके लोगों का नाम नहीं आ पाएगा, उनको नाम याद नहीं होगा। उनसे पूछे कि तुम 10 मुजाहिदीन आजादी और फ्रीडम फाइटर के नाम गिना दो। अच्छा, कुछ दिन पहले जो है, जब तक देश के प्रधानमंत्री ऑफिशियल उनका जो है फिलिस्तीन के समर्थन में कोई ट्वीट नहीं आया था, तब तक तो ये लोग कह रहे थे कि देश हमारा इजराइल के साथ खड़ा है, तमाम देश के लोगों को इजराइल के साथ खड़े होने चाहिए। लेकिन जब मोदी जी का एक ट्वीट आता है, वे फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, बस इनको प्रॉब्लम यही है कि मुसलमान दिक्कत में है, मुसलमानों के बच्चे मर रहे हैं, औरतों पर इजराइल बमबारी कर रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, यही इनको प्रॉब्लम है। क्योंकि इनको इस्लाम से नफरत है। जो आरएसएस है ना, जो हिंदुत्व, इनको एक बात जो लगती है हमेशा कि हिंदू धर्म के फरोग में, सनातन धर्म के आगे बढ़ने में जो रुकावट है वो इस्लाम है। अब इंडिया में 30 करोड़ मुसलमान हैं, क्या 30 करोड़ मुसलमान बाहर से आए हुए हैं? नहीं, वो सारे यही के रहने वाले हैं। और दुनिया में मुसलमान, इस्लाम धर्म तो 1400 साल पहले आया ना, उससे पहले दूसरी शरीयत थी। इस्लाम की जो बेसिक तालीम तो शुरू से है, लेकिन नबी बदलते रहे हैं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए वो इस्लाम 1400 साल पहले, तो इससे पहले कुछ ईसाई थे, कुछ यहूदी थे, कुछ
काफिर थे, किसी धर्म पर यकीन नहीं रखते थे या कुछ मूर्ति पूजा करते थे, तो इन सब लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो इस्लाम मजहब में कशिश है, सच्चाई है, रियलिटी है, मुसावात है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, इंसाफ है। तो जो कोई भी कुरान करीम को पढ़ता है, इस्लाम को पढ़ता है, इस्लाम के निज़ाम को समझने की कोशिश करता है, मुसलमानों से मिलता है, उनके अखलाक को देखता है, तो वो मुतासिर होता है इस्लाम से और वो इस्लाम अपनाता है। भारत के 30 करोड़ लोग यहीं के रहने वाले हैं और वो यहाँ के छूत, यहाँ का जो निज़ाम है, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जिसमें इंसानों को बराबरी नहीं है, मुसावात नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई आका होगा, कोई गुलाम होगा, तो इस निज़ाम से तंग आकर उन्होंने इस्लाम को अपनाया है। तो जो कोई भी इस्लाम को पढ़ता है वो मुसलमान होने की कोशिश करता है, इस्लाम को अपनाता है। और आज भी दुनिया भर में इस्लाम फैल रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, पहाड़ पर जाइए, समुद्र में जाइए, जंगल में जाइए, हर जगह आपको मुसलमान मिलेगा। यूरोप के किसी मुल्क में चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइए, हर जगह इस्लाम और मुसलमानों के मानने वाले हैं। तो इन चीज़ों से इनको प्रॉब्लम को लगता है कि अगर अपने लोगों को हमें हिंदू बनाए रखना है, उनको मुसलमान नहीं होने देना है, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी करो, इस्लाम को बदनाम करो, मुसलमानों को उल्टा सीधा कहो, इनको दहशतगर्द साबित करो, इनका कैरेक्टर ख़राब करो, ताकि हमारे समाज के जो लोग हैं वो मुसलमानों से नज़दीक ही ना हो, वो इस्लाम को पढ़ें ही ना। आखिरी सवाल, आपने तो इस चीज़ की गहराई से एकदम बिल्कुल ही देखा है कि नज़दीक से, ये फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई आखिर कब तक चलती रहेगी? देखिए, जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता है और जब तक इजराइल ह्यूमन राइट्स के उसूलों की पाबंदी नहीं करता है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को नहीं मानेगा, वो इंटरनेशनल लॉज की पाबंदी नहीं करेगा, उस वक्त एक लड़ाई नहीं लड़ सकती है। क्योंकि जो लोग हैं ना वो मजलूम है, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इजराइल ने अपना सब कुछ खो दिया। इजराइल ने पिछले 70 सालों में अपनी एक इमेज बनाई थी, अपना वक़ार बनाया था। आपने भी सुना होगा, सब सुनते कि भाई इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, मीडिया में इजराइल बहुत आगे है, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है बहुत मजबूत है, नंबर 1 है मोसाद। अब इस मामले में सब कुछ एक्सपोज हो गया। हमास के लोगों ने उनके नाक के नीचे जहां उनकी आर्मी रहती है वहां पर इतने बड़े हमला की प्लानिंग कर ली, उनकी एजेंसी को कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बॉर्डर बना रखा था, वॉल कि कोई चूटी भी वहां पर आएगी तो उसका सेंसर पकड़ लेगा, कोई परिंदा उधर से इधर पर नहीं मार सकता। इतना सिक्योर होने का दावा किया था। उस दीवार को लोगों ने तोड़ दिया, वहां से अंदर ही आ गए। उनकी आर्मी के बारे में दावा किया जा रहा था, हथियारों का दावा किया जा रहा था, और 4 दिनों तक इनको पता ही नहीं चला कि सब कैसे हुआ। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है कि अभी तो हम हालत जंग में हैं, 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ हमारे साथ उसका पूरा जायजा लिया जाएगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी, कौन कसूरवार है, सबको उसका हिसाब देना पड़ेगा। कितना बड़ा हमला हमारे मुल्क पर कैसे हुआ। तो इजराइल ने पिछले 70 सालों में जो अपना एक वकार बनाया था, पूरी दुनिया में अपनी एक ढोंस जमा रखी थी टेक्नोलॉजी की, और इस वजह से लोग उसकी टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे, उसके हथियार को खरीद रहे थे, उसकी एजेंसियों पर भरोसा कर रहे थे, उसकी खिदमत ले रहे थे, और इजराइल की मैशत बेहतर हो रही थी। अब ये सब कुछ इजराइल का ख़त्म हो गया है, 100 साल पीछे चला गया। दोबारा ये ट्रस्ट हासिल करने के लिए, एतमाद हासिल करने के लिए इजराइल को 100 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इजराइल ने अपना बहुत कुछ खो दिया है, बहुत बड़ी उसकी हार हुई है। फलस्तीनियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अपना वतन पहले खो चुके हैं, अपने हज़ारों लोगों को हर साल वो खुद शहीद होते हुए देखते हैं। तो इस मरतबा भी वो अपने लोगों को शहीद कर रहे हैं अपने वतन की आज़ादी के लिए। और कोई भी जो आज़ादी की लड़ाई होती है, कोई भी जो कामयाबी मिलती है बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद, जिद्दोजहद के बाद, तो उनको लग रहा है कि हमारा वतन पहले छिन चुका है, अब मरना ही है तो इज़्ज़त के साथ मरो। शहादत के तमन्ना में, शहादत के शौक़ में वो जंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ थे मिल्लत टाइम्स के फाउंडर शम्स तबरेज़ काशमी जी, और इन्होंने अपनी बात रखी है। बाकी आप कैसे देखते हैं इस तमाम चीज़ों को, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।